ठीक है। तो हम्म, तो अभी मैंने आपको एकलव्य 2 वाले ग्रुप में बहुत सारे असाइनमेंट भेजे, वो इसी के यही सब भेजा है मैंने, ठीक है ना। ये सारे मैंने भेज दिए हैं अभी, तो इसी के पीडीएफ हैं, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इतने सारे असाइनमेंट मैं सब डिस्कस तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं कुछ डिस्कस करवा देता हूँ। अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो बता सकते हो विच वन यू वांट मी टू डिस्कस, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने तरीके से करवा देता हूँ। बाकी आपका होमवर्क है ये सारे असाइनमेंट सॉल्व करना, ठीक है ना। क्योंकि इतना टाइम तो नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन करवा सकूँ, बट हाँ आपके जो डाउट्स होंगे वो जरूर करवा सकता हूँ। तो कौन सा असाइनमेंट डिस्कस करूँ? डाउट है तो पूछो, अगर डाउट किसी को पूछना है तो। अच्छा, तो वो हम देख सकते हैं। तो जितने असाइनमेंट्स मैंने भेजे हैं ना, आप सब लोग वो सॉल्व कीजिए, और एक एक करके डाउट क्लास में डाउट पूछिए, या अगले 2-3 क्लासेस तक हम लोग इसी क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे लिनियर अलजेब्रा के। तो आज भी डिस्कस कर सकते हैं, कल भी जो होगा है ना, जो रह जाएगा वो कल करा दूंगा मतलब। असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। देखो जैसे ये सब तो करना जरूरी है, जैसे जैम एमए ये वाला कर लेना है, एमएस वाला जो 2005 से 24 वाले हैं, तो वो सॉल्व कर लो। जैसे कौन से फर्स्ट वाला ये? हाँ, तो हाँ तो वैसे कर सकते हो, 1 बाय 1 करो। अगर जैसे डिस्कस, अगर ये जैसे दो देख लो बाकी जिन लोगों ने ये सॉल्व किए हैं, तो वैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्या है, बाद में जो रिकॉर्डिंग देखेगा उनको भी क्वेश्चंस दिखेगा। डाउट क्या, मान लो व्हाट्सएप पे जो डाउट आया, तो बाद में अगर कोई बच्चा भी रिकॉर्डिंग देखता है तो उसको ये समझ नहीं आता है क्वेश्चन क्या था। इसमें यह है कि क्वेश्चन आपको पता है, तो वैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं असाइनमेंट बाई असाइनमेंट, ठीक है। तो पहले कोई भी एक असाइनमेंट ढंग से कंप्लीट करो, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, है ना। ये है। बाकी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो जैम एमएस से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ये जैम एमए का कंटेंट है। तो कुछ जैम एमए में थोड़े टॉपिक है ना डीप होते हैं, वहाँ थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होता है दैन जो हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर भी हम डिस्कस करते हैं, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर बताओ अगर सॉल्व किए हो। देख लो ये पहला असाइनमेंट है, ये फोल्डर नाम होगा मैट्रिसेस, इसका नाम है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इन रैंक, पहला है। और उसमें ये है। सो क्वेश्चन नंबर बताइए जिन लोगों ने ये ट्राई किया, फिर मैं बाकी जो ग्रुप में है वो डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, किसका डाउट था? हाँ जी, नवजोत बताइए। अच्छा, 5वां नंबर। तो हाँ हाँ बिल्कुल, ये मुश्किल आसान क्वेश्चन है ये। इस तरह क्वेश्चन आपको भी मिल सकता है, तो इजी है ना। पहले आपको m की पावर n निकालना होगा, और उसके बाद फिर x। ये पहले भी किसी ने पूछा था, आई थिंक सत्यम ने पूछा था। हाँ भाई, है तुमने सॉल्व किया भाई सत्यम? ये पहले एक बार डाउट मैंने हिंट दिया था, सॉल्व तो नहीं किया था बट मैंने उसको हिंट दिया था। तो जैसे m² m³ m⁴ निकालोगे ना आप, तो 2-3 मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, तो उसके बेसिस पर डायरेक्टली आप m⁴n लिख पाओगे। फिर उसकी लिमिट ले लो, फिर x से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों ऑप्शन है। आप m को x से मल्टीप्लाई करो, m² को x से, ऐसे करके देखो n जब लार्ज होगा तो क्या होगा, तो आपको वो पैटर्न दिखेगा, उस पैटर्न के बेस पे इनमें से कोई आंसर आएगा। तो ये अप्रोच इसका मैं बता दे रहा हूँ ना। क्या करना है, m दे रखा है, m² m³ m⁴ निकालो, फिर देखो एलिमेंट्स में क्या पैटर्न चल रहा है पावर बढ़ने से।
तो उस पैटर्न के बेसिस पे आपको m की पावर n लिख लेना है। अब m की पावर n लिख लोगे, अब उसमें n टेंस में फिटी लगा लो, ये तो पहले लिमिट लगा लो बाद में मल्टीप्लाई, क्योंकि x में कहीं n नहीं है ना, x में कहीं n नहीं है, तो या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर लिमिट लगाओ, ये लिमिट लगा के है ना, पहले लिमिट लगाने के बाद मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ कह रहा है कि M be the set of all invertible 5x5 matrices with entries 0 and 1। ठीक, तो M कोई 5x5 की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री 0 या 1 है, 0 1 हो सकती है, 0 and 1। फॉर ईच M बिलोंग्स टू कैपिटल M, तो यहाँ इनको ऐसे लिखना चाहिए था कि M का मतलब यहाँ पे सेट है और स्मॉल m एक मैट्रिक्स है, तो डिफरेंस आपको दिखेगा, एक है ना वो है वैसे लिखा हुआ है, स्क्रिप्टेड है, वो क्या बोलते हो सर, इटैलिक या समथिंग, मैथमेटिकल फ्रंट में है। सो n1m and the n0m denote the number of ones and number of zeros in m, then what is the minimum value of the difference। सो आपको मिनिमम डिफरेंस बताने हैं, क्या होगा इसमें, जो मिनिमम डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी। बाकी लोग भी असाइनमेंट सॉल्व करो, वरना तुम्हें दिखेगा नहीं तुम्हारा क्या लेवल है और एग्जाम का क्या लेवल है। जब तक असाइनमेंट नहीं सॉल्व करोगे गलत फहमियों में रहोगे, है ना, कि तुम्हें लगेगा तुम्हें सब आता है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आता ही नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना आएगा, तभी समझ आएगा क्या और सीखने की ज़रूरत है। तो क्योंकि एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस ही मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, है ना। जरूर नहीं 100% आप कर पाओगे, बट जितना कर सकते हो उतना तो कोशिश करना ही है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, M5x5 की मैट्रिक्स है, तो n1m और n0m, n1m का मतलब है कि उस m मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, और n0m में है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो आपको ये पूछना चाह रहा है ये कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम, तो डिफरेंस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसका डिफरेंस को मिनिमाइज करना है। मतलब जैसे एक एग्जांपल अगर दूं मैं आपको, चलो मैं एक m बना के आपको दिखाता हूं इस तरह से। अच्छा ये बताओ कितने टोटल मैट्रिक्स m बन सकते हैं, m 5x5 की मैट्रिक्स है, एंट्री 0 एंड 1 ही है, सो व्हाट इज द टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस इस तरह के बना सकते हो आप, कैसे, 5x5 में कितने एलिमेंट होते हैं, हाँ है ना, क्योंकि टोटल 25 एलिमेंट है, ईच एलिमेंट हैज 2 पॉसिबिलिटीज, तो 2 की पावर 25, इतने बहुत लार्ज नंबर होगा ये। तो उसमें से आपको बताना है कि ऐसी एक मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है। एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको अगर बता दूं कि चलो मैं ऐसा करता हूं कि, अच्छा जैसे मैं सारे एलिमेंट जीरो ले लूँ एग्जांपल के लिए, मान लो ये इस तरह से, या है ना, मतलब कुछ भी एक एग्जांपल के लिए बना लो, ये एग्जांपल मैं ऐसा करूं कि चलो डायगोनल, इसके ऊपर सारे एलिमेंट जीरो ले लेते हैं, इसके ऊपर सारे एलिमेंट वन ले लेते हैं, अभी ऐसा, तो ये लिखने का क्या मतलब है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ये लिखने का मतलब क्या है कि इसके बिलो सारे एलिमेंट वन है। तो जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम आपसे पूछूं कि व्हाट इज द n1m एंड व्हाट इज द n0m, ये समझ आता है आप लोगों को, या मैं ओपन करके लिखूं तो ये हो जाएगा जैसे मैं कह रहा हूं ऊपर ना, तो 0 0 0 0 5 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक है ये। तो अभी अच्छा मैं वन लिखना चाह रहा था, तो जैसे नीचे वाले एलिमेंट को अगर मैं वन कर दूं, वन भी कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं, तो है ना, इसको वन कर देता हूँ चलो अभी के लिए, तो यहाँ वन है, वन 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 वन, फिर वन 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 वन। अब बताओ मुझे इस मैट्रिक्स में, इस एक एग्जाम्पल लिखा है जस्ट हमने रैंडमली, मैंने अपने मर्जी से लिख दिया, तो नंबर ऑफ इसमें वंस कितने हैं, कितने वन दिख रहा है इस मैट्रिक्स में आपको, 10, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 15। तो अभी डिफरेंस क्या है इसका,
अभी कितने का डिफरेंस है इन दोनों में? 5 का। तो ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि बताओ इसको मिनिमाइज करना है, आप इसको कितना कम कर सकते हो, कि जो डिफरेंस की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप खुद सोचो यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कंडीशन भी है? कुछ कंडीशन नहीं है ना, बस इतना ही है ना? अच्छा, इन्वर्टिबल है। ओ एक मिनट, यहाँ कंडीशन है। सो इन्वर्टिबल होने चाहिए, है ना? तो एम बी द सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 5x5 मैट्रिसेस, है ना? तो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या जरूरी है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो ये जो एग्जांपल मैंने बताया इन्वर्टिबल नहीं है अभी, है ना? तो हमें ऐसा बनाना, मान लो डायगोनल पे मैं 1 ले लूँ अभी के लिए। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि डायगोनल पे 0 के बजाय मैंने 1 कर दिया, लेट्स से। ठीक है, 1 1 1 1 1। अभी मैंने एक नया मैट्रिक्स बनाया, ये हो गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, राइट? अभी भी डिफरेंस 5 का है। अब ये इन्वर्टिबल है, तो हमें सोचना है कि 5x5 की जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो इन्वर्टिबल होने चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वंस माइनस नंबर ऑफ, मतलब जीरोस का डिफरेंस मिनिमम क्या कर सकते हो आप? तो सोचो हम क्या कर सकते हैं। ये इन्वर्टिबल है, अब इसमें अपने डायगोनल तुम मत छेड़ो, बाकी एलिमेंट को तुम चेंज करके देखो। सो इस डिफरेंस को मिनिमम कहां तक ला सकते हो तुम, बताओ कैसे? अगर जीरो आप कैसे लाओगे मुझे ये बताओ। क्या नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस बराबर कर दोगे? तो 25 एलिमेंट है, बराबर बराबर कैसे करोगे? डिफरेंस जीरो कैसे होगा आप बताओ, किस लॉजिक से? दिमाग में नहीं लगाते हो आप। 25 एलिमेंट है। समझे नहीं आप? आंसर क्या है उससे मतलब नहीं है, एग्जाम में आपके पास आंसर नहीं होगा। यू डोंट थिंक अकॉर्डिंग टू आंसर, क्योंकि आप ऐसे घर पे प्रैक्टिस करो कि मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, तो क्या पहले आप आंसर देखोगे एग्जाम में, या डायरेक्टली सॉल्व करके अपना आंसर डिसाइड करोगे? घर पे ऑप्शन है, आपने आंसर देख लिया। हाँ, हम्म, तो उससे क्या डिफरेंस कितना आएगा? तभी आप जीरो कह रहे थे। थोड़ा दिमाग में यूज करके बताओ ना। मान लो चलो इस वजह से इन्होंने कहा, सजेस्ट किया, ठीक है। मैं यहाँ 0 0 0, तो अभी क्या हो जाएगा अगर मैं 3 यहाँ कम कर दिया? सो अभी क्या हो गया, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 13, यही ना? चेक कर लीजिए। अब कितने का, इससे कम डिफरेंस तो नहीं कर सकते ना तुम, क्योंकि हम डिफरेंस जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंस जीरो कभी हो सकता है कि जब जितने में वंस लूँ उतने ही जीरोज होंगे। तब 12.5 टाइम्स 1 लेना पड़ेगा, 12.5 टाइम्स जीरो, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो ये तो सिंपल है कि मिनिमम डिफरेंस जो हम कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। सो दिस इज अ सुटेबल एग्जाम्पल एंड दिस इज आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम डिफरेंस तुम 1 कर सकते हो, उससे कम तो कर ही नहीं सकते। अब कोई और चेंज करोगे, जैसे मैं ऐसा कर सकता था कि एक एक ये केस है, और या दूसरा केस आप कर सकते हो कि n1m को 13 कर लो और n0m को 12 कर लो। देखो मैं कह रहा हूं कितने मैट्रिक्स बनेंगे टोटल, 2 की पावर 25। तो आपको खुद के इंटेलिजेंस या लॉजिक से आपको खुद एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करना है जहां मिनिमम कर ले। तो हमारा लॉजिक कहता है 25 एलिमेंट है, तो मिनिमम डिफरेंस तो 13 12 कर दूंगा तो 1 का हो सकता है, 1 से कम तो आएगा नहीं। तो हम कोशिश करेंगे ऐसा मैट्रिक्स बनाने का डिफरेंस 1 आ जाए। और इट्स नॉट लाइक इट इज यूनिक मैट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जो 2 की पावर 25 में हो सकता है बहुत सारे 100 ऐसे मैट्रिक्स हो जाए जहाँ डिफरेंस 1 आ जाएगा, ऐसे हो सकते हैं। तो आपको एक बना के बस वेरीफाई कर लेना है, इसलिए आंसर पहले मत देखो। एक सजेशन ये है, हाँ। जी जी, ठीक है भाई नवजोत। तो एक तो घर पे, ये बाकी सबके लिए बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ के अगर सॉल्यूशन दिया भी है तब भी मत देखो सॉल्यूशन, वरना क्या तुम उससे पहले ही बेवकूफ थे, उसके बाद ही बेवकूफ ही रहोगे। तुम्हारे दिमाग में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई वो जैसी, है ना? तो इसलिए जब कोई क्वेश्चंस पढ़ो, डोंट लुक एट सॉल्यूशंस, डोंट लुक एट आंसर। थोड़े से टाइम स्पेंड करो, सीखो। भले वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होगा ना, लेकिन जो तुम थिंकिंग प्रोसेस में टाइम स्पेंड करोगे, उस बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज होंगे, तुम्हारा ब्रेन इतना सोचेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें रियलाइज होगा, उसकी वजह से और बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे
सॉल्व हो जाएंगे या कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इस तरह बेवकूफ मत बनो कि सीधा सीधा आंसर पहले देख लिया अब आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तुम घर पे कर रहे हो, एग्जाम में ऐसा तो होगा नहीं। तो इस तरह का जिनका हैबिट होता है एग्जाम में बच्चे कुछ नहीं कर पाते, फिर वही बाद में आते हैं कि सर मुझसे हुआ ही नहीं। उसकी वजह ये कि तुमने दिमाग को कैसे ट्रेन किया, तो दिमाग को ट्रेन कर रहे हो सॉल्यूशन देख के सॉल्व करने का, आंसर देख के सॉल्व करने का। तो जब एग्जाम में बैठोगे तो दिमाग सेम ही तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, वहां भी तुम्हारा दिमाग कहेगा कि पहले आंसर दिखाओ तब मैं सॉल्व करूंगा, वरना तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करेगा, तुम सोच ही नहीं पाओगे उसके आगे। तो एग्जाम में तुम तभी कोई क्वेश्चन देख के सोच पाओगे जब घर पे उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो जिस तरह से एग्जाम में तुम्हें रिस्पॉन्स करना है वही प्रैक्टिस घर पे करो, ताकि वो हैबिट डेवलप रहेगी, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा तुम्हें अलग से एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए डोंट लुक एट सॉल्यूशन, डोंट लुक एट आंसर की इन द बिगिनिंग, पहले सॉल्व करो, अपना एक आंसर डिसाइड करो, उसके बाद आंसर या सॉल्यूशन देखो, ये तो मैच कर जाएगा, नहीं मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, देखो अब कैसा क्या तुमने गलत सोचा है जो वैसा हुआ, तो उससे सीखने को मिलेगा। ठीक है। कुछ पूछना है इसमें किसी को? जी, यस यस, डिटर्मिनेंट जीरो ना आ जाए इसलिए हमने ऐसा, ताकि इन्वर्टिबल हो जाए। यस। और कई बार क्या है, बच्चों को मैं क्या देखता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मान लो कहीं गलत सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वो उसको जस्टिफाई करने पे लगे रहते हैं कि वो सही क्यों है, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो मानने को तैयार नहीं होता कि नहीं सर वहां तो मैंने ऐसा सॉल्यूशन देखा था। अरे भाई, अपना दिमाग यूज करो, किसी ने गलती से गलती हो गई तुम उसको सही प्रूव करने पे लगे पड़े हो, या कोई आंसर की मान लो गलत लिख दिया बाय द वे, अब बच्चा उसको वही आंसर की लाने में लग जाता है कि ये आंसर की कैसे आएगा चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अरे भाई अपना दिमाग है, अपना दिमाग यूज करेंगे हम, हमारे हिसाब जो आंसर आएगा वही सही आएगा, और यही चीजें एग्जाम में हेल्प करेगी। घर पे तुम समहाउ इधर उधर करके आंसर ले भी आओगे ना, एग्जाम में तो आंसर पता ही नहीं है, तो आंसर वही आएगा जो तुम्हारा दिमाग कहेगा। तो पहले से ट्रेन करो उस तरीके से कि हम अपने हिसाब से डिसाइड करें, तो खुद पे ज्यादा भरोसा रखो देन सॉल्यूशन एंड आंसर की, ये है। एनीवे, नेक्स्ट बताइए। दिमाग लगाओ, सोचो ना, जैसे अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, अब तुम खुद सोचो क्यों नहीं हो सकता। एक मिनट, मुझे ये बताओ, ए 3x3 का है, बी भी 3, ए बी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3 की। तो डिटर्मिनेंट ए बी क्या होगी, क्योंकि ए बी का रैंक 1 है, डिटर्मिनेंट 0। और हमें पता है ए बी का डिटर्मिनेंट और बी ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, होता है, हाँ या ना? तो ए बी का डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, बी ए का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए, और ये नंबर का प्रोडक्ट है तो सेम ही होगा। अब अगर बी ए का डिटर्मिनेंट 0 है और बी ए भी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो तुम खुद अपना दिमाग लगाओ कि बी ए का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता है। सिंपल है ना, बी ए एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो थ्योरम क्या कहता है कि रैंक ऑफ बी ए कैन नॉट बी 3। तो तुम्हें पहले से पता हो कि तुम्हें क्या चाहिए, हम कुछ भी क्यों सोचेंगे, देखो एक रास्ते से हम 1000 डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन हमें तो देखना है कि भाई हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो जो पूछा हुआ है उसी के डायरेक्शन में जाएंगे हम। तो यहाँ सिंपली ये था कैन नॉट बी, तो मुझे बता रखा है रैंक 1 है, तो डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि रैंक 3 होता तभी डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता। अब दोनों, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं हो सकता, 0 1 2 में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 तो नहीं हो सकता, ये चीज़ है। जी जी, ओके एक मिनट देखते हैं, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी, है ना? और आपको क्या मिला, रैंक कितना है यहाँ पे, ए बी का रैंक कितना है, 1, है ना? सो 1 इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। अब बताइए आप कैसे कह सकते हैं,
यही थ्योरम है ना हमारे पास, इसका रैंक 1 है, तो अब हाउ कैन यू से कि, अब क्या कहना चाहते हैं कि रैंक ए या रैंक बी 1 होगा, गारंटी है? क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी, जैसा होता नहीं है। आपको ये लग रहा है रैंक ऑफ ए इंटू बी इज दिस वन, ऐसा थोड़ी होता है। अब ये लग रहा ना कि ए बी ए वन, इसका मतलब किसी एक का रैंक 1 होगा, अब ये कहना चाह रहा है ना, बट जरूरी थोड़ी है। आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पे ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आ जाता है और बी इंटू ए जीरो मैट्रिक्स नहीं आता है। तो ए इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स आ गया, जीरो मैट्रिक्स, तो रैंक जीरो हो गया। बी इंटू ए का रैंक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, तब रैंक 1 होता, ये ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए। अभी अगले 3-4 क्लास तक मैं प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा, तो तुम लोग अपना एक असाइनमेंट, कोई जो बच्चा है एक असाइनमेंट सेलेक्ट करो, कोई भी, उसको फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरी तरह सॉल्व करो। देखो, थोड़े थोड़े हर असाइनमेंट करने के बजाय किसी एक असाइनमेंट को 100% करो, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगा। और वो असाइनमेंट तुम बताओ, मैं वहाँ डिस्कस करूंगा जो डाउट्स हैं, है ना। तो अभी इस वीक समझो अभी मैं प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा सिर्फ, बाकी डाउट क्लास में फ्रीडम है ही किसी के पास, आप डाउट क्लास में आके कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, जैसे सैटरडे संडे में अगर तुम्हारे पास ज़्यादा डाउट है तो सैटरडे संडे में हम लोग दिन में डाउट क्लास रख सकते हैं, सुबह 10 से 12, सुबह 2 से 5, 2 से 6, ऐसे डाउट क्लास दिन में रख सकते हैं। अगर डाउट्स हो तुम्हारे तो ये चीज़ों भी हम कर सकते हैं। तो मेन तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा, तुम जितना बताओगे जो पॉसिबल होगा। हमारे ऑलरेडी मैं ग्रुप में बता रखा हूँ 4 डाउट फैकल्टी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, पवन सर हैं, वैभव है, उधर सागर है, सुभाजीत है, ये चारों लोग ऑलरेडी डाउट तुम ग्रुप में पोस्ट करोगे, टैग करो, बता देंगे। फिर भी वहाँ से कम पड़ता है, तुम क्लास में बोलो। ये डेली डाउट क्लास में ले रहा हूँ 1 घंटे का रात को, जो कि जनरली 1-1 बजे तक चली जाती है, कई बार 11, 11:30 से स्टार्ट होके। ये है, उसके बावजूद अगर कम पड़ता है तो सैटरडे संडे में मैं दिन में खाली रहता हूँ, दिन में क्लास ले सकता हूँ, लेकिन ये मेहनत तुम्हें करना है। सो क्योंकि टीचर की क्लासेस तुम 24 घंटे वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बच्चा जो हमारा वीडियो नहीं भी देख रहा है ना, और खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो तुमसे बेटर करेगा। तो वीडियो देखने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, एग्जाम में अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, सो वो तुम्हें सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरे वीडियोस तुम्हें हेल्प कर सकता है, मेरे जो लेक्चर्स है वो हेल्प कर सकता है। अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। एनीवे, बताइए नेक्स्ट। चलिए, तो ये कह रहा है कि ए बी आर टू n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस, कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स। देखिए, सोचो भाई, देखो तो ए बी का प्रॉपर्टीज हम लोग क्या क्या जानते हैं, ए इंटू बी का। बाकी लोग बताओ। तो एक तो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, ये होता है यही ना। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ट्रू और फॉल्स। और रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स है ना, अभी हमने एग्जांपल देखा, जरूरी नहीं है। तो ठीक है ना। तो एक तो मैं प्रॉपर्टी सिंपली ये भी बता देता हूँ, दूसरा ये है कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी ट्रेस ऑफ बी इंटू ए के इक्वल होगा।
रैंक ए बी मे नॉट बी इक्वल टू रैंक बी ए, है ना, लेकिन आइगन वैल्यूज इक्वल होंगे कि नहीं? नहीं नहीं, अलग भी तब भी चलेगा, अलग में भी आ जाएगा। ट्रेस आई थिंक इक्वल, एग्जाम्पल लेके देखो, आप कोशिश करो एक काउंटर एग्जाम्पल में, आप ए आप कुछ भी ले लो, बी कुछ भी, लेकिन हाँ, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइन तभी होगा जब वो दोनों सेम ऑर्डर का होगा, वरना डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे मान लो अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हो, हाँ, वो अदरवाइज क्या होगा, ए बी डिफाइंड हो जाएगा, बी ए डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ए मैंने 2x3 का ले लिया और आपने बी 3x2 का लिया, तो ए बी तो डिफाइंड होगा, बी ए डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ए और बी का ऑर्डर सेम हो, तो यहाँ सेम होना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज बी ए डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ट्रेस नहीं निकाल पाएंगे। इनफैक्ट है ना, मैं इसको क्वेश्चन बना सकता हूँ, जो मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ ना, इसको मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ या थ्योरम बना सकता हूँ। तो अभी रैंक ऑफ ए बी मे नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए, है ना। और चौथा मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ ए बी और बी ए का, क्या ए बी की आइगन वैल्यू बी ए की आइगन वैल्यू सेम होगी? अच्छा, एक तो ए बी मैट्रिक्स जरूरी नहीं है बी ए मैट्रिक्स के इक्वल हो, ठीक है ना। मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे, थोड़े से ये सब प्रॉपर्टीज रियलाइज करो तो इससे आसानी होगी। ए इंटू बी की आइगन वैल्यूज और बी इंटू ए की आइगन वैल्यूज सेम होगी, यस और नो? देखो यहाँ ए बी और बी एन की बात करें, दोनों डिफाइंड थे, ए बी जरूरी है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का होगा यहाँ पे, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर, जैसे यहाँ भी होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब मुझे बात करना है कि आइगन वैल्यू ए बी की और बी ए की सेम होगी, है ना, यस सर नो, वही पूछ रहा हूँ, है ना। बाकी लोग तो इनफैक्ट ये रिजल्ट है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम। और यही इंप्लाई करता है कि ट्रेस इक्वल होगा, यही इंप्लाई करता है डिटरमिनेंट इक्वल होगी, है ना, क्योंकि जो ए बी की आइगन वैल्यूज है वही बी ए की आइगन वैल्यूज हैं, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस देता है, तो ए बी में सम ऑफ आइगन वैल्यू और बी ए में सम इक्वल होगा, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। और जो ए बी में प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो डिटर्मिनेंट है वही बी ए की प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हैं, तो ये 5 इंप्लाई कर रहा है 1 एंड 2 को, है ना, आप जानते हैं। तो ये एक थ्योरम है समझो ए बी के लिए, तो जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज थ्योरम फॉर ए एंड बी, तो मैं इसको एज ए थ्योरम लिख देता हूँ। सो यहाँ पे यही पे लिख दूँ, चलो ठीक है, ये थ्योरम है। तो अभी हम लोग थ्योरम लिख रहे हैं कि ए एंड बी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस, देन, ठीक है ना, दिस रिजल्ट्स विल होल्ड। तो हमने लिखा कि ए बी और बी ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है, ट्रेस इक्वल है, रैंक जरूरी नहीं इक्वल है, क्योंकि हम ऐसा एग्जांपल ढूंढ लेंगे जहां ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स होगा, बी इंटू ए जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, तो जो जीरो मैट्रिक्स होगा रैंक जीरो हो जाएगी, जो नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा रैंक एटलीस्ट 1 होगा उसका। तो इसलिए यहाँ इसका काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा। ए बी और बी ए जरूरी नहीं इक्वल है ना, अभी जैसे 3 4 का सेम एग्जाम्पल हो सकता है, आइगन वैल्यू ए बी ए का सेम होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो कह रहा है ए बी बी टू एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स, आई माइनस ए बी इज इन्वर्टेबल देन आई माइनस बी ए इज इन्वर्टेबल। क्या लग रहा है आप लोगों को, ट्रू या फॉल्स? ये थ्योरम्स यूज कर सकते हो आप।
तो अगर मैं बोलूं कि मान लो a इंटू बी की आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, तो बी ए की भी आइगन वैल्यू यही होगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, क्योंकि हम लिखा है सेम है। अब सोचो i माइनस ए बी एंड i माइनस बी ए दोनों की सेम आइगन वैल्यू की होगी कि नहीं, या डिफरेंट होगी? i माइनस ए बी एंड आई माइनस बी ए, क्योंकि ए बी एंड बी ए का आइगन वैल्यू सेम है ना, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसी में 6 पॉइंट ऐड कर दूं, सो i माइनस ए बी एंड i माइनस बी ए हैव सेम आइगन वैल्यूज, सेम आइगन वैल्यू। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं तो जो यूज कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली इसके पास सेम आइगन वैल्यू है। तो अगर दोनों की आइगन वैल्यू सेम है, उसने कहा इफ बता रखा है कि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब इनफैक्ट दोनों की सेम ही आइगन वैल्यू है, तो इसका प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो है तो इसका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, दोनों के आइगन वैल्यू एक्जैक्टली सेम है, तो पहला स्टेटमेंट डायरेक्टली ट्रू है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, i माइनस ए बी अगर इन्वर्टिबल है तो क्या ए बी इन्वर्टिबल होने की गारंटी है? अब सोचो अगर i माइनस ए बी की आइगन वैल्यू मान लो 1 हो गई, तो बताओ मुझे ए बी की आइगन वैल्यू क्या होगी? कोई बताओ जिनको समझ आ रहा है। सपोज ऐसा केस है, ए बी की आइगन वैल्यू क्या होगी? 0 है ना, बिकॉज यू नो 1 माइनस 0 है ना ये। तो एक्चुअली तो यहाँ पे क्या है, जब i माइनस ए बी की आइगन वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 1 है, सपोज एक आइगन वैल्यू 1 बात कर रहा हूँ, तो आई ए बी की आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ अगर सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो है, मान लो अभी के लिए मान लो सारी आइगन वैल्यू 1 है i माइनस ए बी का, तो उस केस में ए बी की आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी, और कोई भी एक आइगन वैल्यू 0 हो गई तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी, डिटर्मिनेंट 0 हो गई तो इन्वर्टिबल नहीं होगी, तो बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चेक करो। कुछ ना किसी को कुछ इसमें ठीक है भाई, नवजोत क्लियर है कि नहीं? तो इसमें आंसर क्या होने चाहिए? पहला का ट्रू स्टेटमेंट, दूसरा फॉल्स स्टेटमेंट, है ना? ए इज, हाँ क्योंकि अगर मान लीजिए, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आ गया मान लो, तो ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक ए बी की 0 हो जाएगी, आइगन वैल्यू 0 आएगी, आई माइनस ए बी का आइगन वैल्यू नेगेटिव आ जाए, हमेशा 1 आ जाएगा, और 1 आ गया तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, ए बी तो नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा, तो गारंटी नहीं दे सकता वो, ठीक है ना? तो ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे मुझे। एक ऐसा एग्जाम्पल ले लूंगा जहाँ ए इंटू बी 0 हो जाता है, मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना लूँ जहाँ ए इंटू बी 0 है, या अभी के लिए ए बी दोनों 0 मैट्रिक्स मान लो, तो अगर ए बी 0 मैट्रिक्स मान लोगे तो ये इन्वर्टिबल होगा, लेकिन ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, तो इसलिए बी स्टेटमेंट फॉल्स है, ए ट्रू है। देखो एक बच्चे का अगर मैं डाउट डिस्कस कर रहा हूँ एक असाइनमेंट से, तो बाकियों का भी डाउट क्लियर हो रहा है, आप सीख रहे हो, इसी बेसिस से बाकी असाइनमेंट सॉल्व करो, बताओ क्या करना है, तो इस तरह से अभी मैं इसका करा देता हूँ, सो दैट इससे बाकियों का भी डाउट्स क्लियर होंगे ना, सीखने को मिलेगा। बताओ नेक्स्ट बताओ। 19, अच्छा, तो द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ये क्लास 12th में था, हमने शुरू में भी एक थ्योरम लिखा होगा कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिकली, याद है थ्योरम? तो कोई बताइए, ए को अगर मैं लिखता हूं सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक, एग्जांपल के लिए ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, सो व्हाट इज क्यू एंड व्हाट इज पी? यस, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट द हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर हुआ जी जिनको डाउट है? हाँ वो थ्योरम था हमारा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो इसमें जो है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, every matrix can be written as sum of a symmetric plus skew symmetric,
तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पूछेगा तो ये बताएगा, और जब ये पूछेगा सिमेट्रिक पार्ट तो ये है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आप निकाल लीजिए, ए दे रखा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 47 सीधा, ओके 41, ओके। देख लो बाकी लोग असाइनमेंट ग्रुप में है, ये अभी ग्रुप में ही भेजा है मैंने, ड्राइव में भी है, ग्रुप में भी भेजा है। ये 1 नंबर वाला जो होगा आप देख के बता सकते हो, जो डिफिकल्ट लगे वो हम डिस्कस कर सकते हैं, एक बार देख लो ठीक से। बट एक बार सोच लेना कि मतलब तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जब नहीं लगेगा नहीं होगा तो पूछो। 40 एंड 41 यही दोनों, तो 41, ओके। 41 कह रहा है कि ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ रैंक के, ठीक है। सो ए कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जिसका रैंक के है, तो आपसे पूछ रहा है ये कि ओके, सो ए कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जिसका रैंक के है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, रैंक के है, अब है ना, के का रेंज कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो फिक्स नहीं किया इसने के क्या है, के 0 से एन तक कुछ भी हो सकता है, इसने फिक्स नहीं किया। अब बोलता के नॉन जीरो है तो समझ भी आता है, अच्छा कोई बात नहीं, या के एन है, देखते हैं क्या है। तो ए हैज रियल एंट्रीज देन एन ए ट्रांसपोज नेसेसरी है रैंक ए, ये मैंने थ्योरम लिखाया था याद है कि एक, ओके ना, हाँ एक थ्योरम था, रैंक ए बराबर रैंक ए ट्रांसपोज बराबर रैंक ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ए ट्रांसपोज ए, ये थ्योरम था एक, तो उससे बेसिस पे ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि इफ ए हैज कॉम्प्लेक्स एंट्रीज देन ए इंटू ए ट्रांसपोज नेसेसरली हैज रैंक के, तो आई थिंक ये रियल एंट्रीज मैट्रिक्स के लिए था, कॉम्प्लेक्स के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट, इसके लिए मुझे काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा जो कि मिल जाएगा। ये जो थ्योरम है ए इज अ रियल मैट्रिक्स होगा, ए जिसके मतलब एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, तो उस केस में ए का रैंक ए ट्रांसपोज इक्वल होगा एंड उसका रैंक इक्वल होगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, चारों का रैंक हमेशा इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, चारों का रैंक हमेशा सेम होगा जब रियल मैट्रिक्स होगा, तब मतलब रियल एंट्रीज होंगे। ये कॉम्प्लेक्स के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए हमें एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा जो कि मिल जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए बनाना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। सो नेसेसरली नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये ओके है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बी वाला जो है ना वो फॉल्स होगा। तो अब ट्राई करके देखो थोड़े से, अपने वो हिट एंड ट्रायल है, मतलब यहाँ पे बनाना पड़ेगा, आपको बना के देखना पड़ेगा कि एक ए का रैंक कुछ और हो जाए और ए इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ वजह ही है ना, आयोटा स्क्वायर -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे हो सकता है एलिमेंट्स को 0 बना दे, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ले रहे हैं ना, तो इसीलिए तो ए इंटू ए ट्रांसपोज लेंगे तो उसमें रैंक को कम कर सकता है ये ए इंटू ए ट्रांसपोज का। नहीं नहीं, तो वो हमने, अच्छा ये लिखाया था ये भी, नहीं तो वहाँ ट्रांसजुगेट लिखाया होगा, ओके, तो उसमें प्रॉब्लम ये है, हाँ हाँ ठीक है, तो हमने ये लिखा होगा कि, अरे भाई क्या हो गया, ओके, तो हमने ये लिखा होगा कि रियल है तो ए ट्रांसपोज रैंक ए ट्रांसपोज रैंक ए इंटू ए ट्रांसपोज और रैंक ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, अगर ए रियल मैट्रिक्स है ना, इफ ए इज रियल मैट्रिक्स मतलब एंट्रीज रियल नंबर है। और दूसरा ये लिखाया होगा हमने कि रैंक ए इक्वल होगा रैंक ए थीटा, थीटा मतलब ट्रांजुगेट है ना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, रैंक ए इंटू ए थीटा, ट्रांसपोज नहीं है ना, और रैंक ऑफ ए थीटा इंटू ए, बट यहाँ ट्रांसपोज कह रहा है, तो कॉम्प्लेक्स में ये जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स में ये जरूरी है ना, इफ ए इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड मैट्रिक्स है ना, सो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है तो ये होगा इसमें, ठीक है ना। इनफैक्ट यहाँ रियल एंट्री हो जाएगा तो ये सेम ही बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा, तो ठीक है, तो इसीलिए दूसरा जरूरी नहीं है ट्रू है, ठीक है, तो क्लियर है ये 41 पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, सेकेंड वाला जरूरी नहीं है ट्रू होगा। नेक्स्ट बताइए। सी क्या है, हाँ तो इसमें गलत दे रखा है, ये आंसर गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें रॉन्ग होगा।
क्योंकि देखो इसमें वजह ये है ना, जैसे मान लो आंसर की जो आप देख रहे हो वो हमारे आपके जैसे कोई फैकल्टी ने प्रिपेयर किया है, तो हो सकता है उस फैकल्टी को ये नहीं पता हो जो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो उसने गलती से उसको लगाओ कि दोनों सेम ही है, तो उसने एक आंसर की लगा दिया, तो वैसा है। हाँ 40 ना, वही पूछा था 40। ओके, ए बी 3x3 रियल मैट्रिक्स विथ ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ऐसे आप गूगल करोगे ना तो इसके काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल इतने कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है ना कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर वर्ड टू वर्ड टाइप कर दो गूगल पे तो आपको उसका सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा, किसी न किसी वेबसाइट पे या किसी न किसी वीडियो में। इस तरह से जस्ट तुम है ना ये गूगल पे जस्ट टाइप कर लो कि ए हैज़ अ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज देन दिस इज नेसेसरी रैंक, या क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर दो, देखो कहीं ना कहीं तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मतलब इसका काउंटर एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगा, ये कह रहा हूँ। तो उसमें क्या है, if A be a 3x3 real matrix with all diagonal entries equal to 0, तो A 3x3 की मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्रीज 0 है। if 1 plus iota is an eigen value of A, so 1 plus iota एक आइगन वैल्यू, आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स, हाँ यस। सो अगर 1 प्लस आयोटा एक आइगन वैल्यू है तो गारंटी है कि 1 माइनस आयोटा भी एक आइगन वैल्यू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है। तो एक आइगन उसने दिया कि 1 प्लस आयोटा है, तो दूसरी आइगन वैल्यू 1 माइनस आयोटा होगी, इसकी गारंटी है। दो आइगन वैल्यू मिल गया आपको। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स, और क्या बोल रखा है, सारे डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो ट्रेस कितना है इसका, अगर सारे डायगोनल एंट्रीज 0 तो ट्रेस क्या होगा मैट्रिक्स का, 0। अब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 किसके इक्वल होना चाहिए, है ना, ट्रेस के, जो कि 0 है यहाँ पे। और लैम्डा 1 है 1 प्लस आयोटा, लैम्डा 2 है 1 माइनस आयोटा, लैम्डा 3 निकाल लो इस इक्वेशन से, आ जाएगा, तीनों आइगन वैल्यू मिल जाएगी, हाँ या ना, ठीक है ना। हाँ जैसे लैम्डा 1 मुझे दे रखा है 1 प्लस आयोटा है, तो थ्योरम है 1 माइनस आयोटा। अब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ट्रेस, मैट्रिक्स में बता रखा है ट्रेस 0 है। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 करोगे यहाँ से तो ये आपको मिल जाएगा 2 है ना, तो यहाँ से ये 2 प्लस लैम्डा 3 बराबर 0, तो जैसे इन्होंने बताया लैम्डा 3 माइनस 2, तो आपको अब तीनों आइगन वैल्यू पता है। अब आपसे पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो यहाँ से आ जाएगा। तो जितने थ्योरम्स लिखे हैं वो थ्योरम्स इनडायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ, आप देख रहे जहां भी क्वेश्चन कर रहा हूँ हम लोग सीधा थ्योरम के स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरम्स याद होने चाहिए कि अच्छा यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। सो थ्योरम्स डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, यहाँ प्रूफ पे फोकस नहीं करना, हमें मेन है कि आंसर निकालना है, तो हम थ्योरम्स के स्टेटमेंट डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया यहाँ पे कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज ट्रेस, दूसरा यूज किया कि ए प्लस आयोटा बी इज आइगन वैल्यू, देन ए माइनस आयोटा बी श्योरली भी आइगन वैल्यू, कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट यूज किया। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ये यूज किया, तो ये सब थ्योरम्स थे जो यहाँ हमने यूज किए हैं। नेक्स्ट बताइए। 42 ये कह रहा है कि एस जो है वैसा एक्स है जो कि रियल नंबर है, और एक्स है ए मैट्रिक्स के ट्रेस है ना। सो एक्स इज अ ट्रेस ऑफ ए, तो सेट ऑफ ट्रेस ऑफ ए फॉर सम ए जो कि 4x4 मैट्रिक्स, M4R का मतलब है कि 4x4 मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज रियल नंबर्स हैं। अब सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसी को आइडेंटिटी बोलते हैं ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, देन मुझे द फॉलोइंग डिस्क्राइब एस, तो एस है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रेस। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ये है ना। तो इसके ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनाएगी, ये ए स्क्वायर माइनस ए इज 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे सो लैम्डा इज 0 और 1, ठीक है ना। तो ये गारंटी है कि इस मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यू आएगी वो या तो 0 या 1 ही होगी, रिपीटेड हो सकता है। अब यहाँ हो सकता है 0 3 टाइम हो, 1 एक बार हो, 0 2 टाइम हो, 1 2 टाइम हो, 0 एक बार हो, 1 4 बार हो, या 1 ही 4 बार हो सकता है, मतलब लेकिन आइगन वैल्यू 0 या 1 ही होगी इन ऑल। मल्टीप्लिसिटी उसके हिसाब से वैरी करा सकते हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अब इसमें पूछा गया आपको सेट ऑफ ट्रेस पूछा है, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि इसके जो ट्रेस होंगे या तो चारों आइगन वैल्यू 0 हो सकता है, सॉरी चारों डायगोनल एंट्रीज या तो 0 हो सकता है,
या चारों 1 हो सकता है। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देख लो ट्रेस क्या हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक बार 1 3 बार 0 हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 0 3 बार 1 हो सकता है। लिख लोगे सारे पॉसिबिलिटी, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इस ऑर्डर में। सो व्हाट इज द पॉसिबल, 0 0 0 0, ये 4 आइगन वैल्यू हो सकता है। 0 1, मतलब या तो ऐसा लिख दूं मैं ऑर्डर में। कितनी पॉसिबिलिटी, क्या लगता है कितने बनेंगे? इस तरह बनाओगे कितने पॉसिबल आंसर आएगा? जैसे 1 0 0 0, हाँ 16 आएंगे, लेकिन वो रिपीट भी होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे, परमुटेशन नहीं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो वैसे बना लो, कितने बनेंगे? 6 बनेंगे आई थिंक, अगर ऑर्डर हटा दे तो। जो 16 आएगा इंक्लूडिंग परमुटेशन 16 होंगे टोटल, जो आप बता रहे हैं 2 की पावर 4, लेकिन कॉम्बिनेशन इसके 6 आएंगे सिर्फ, है ना। 4C2, वी हैव टू फिल 4 पोजिशंस एंड वी हैव 2 चॉइसेस, 0 और 1। चेक करो 6 आने चाहिए, तो कितने आएंगे पर देख लो। जैसे ये हो सकता है, या हो सकता है क्या, नहीं मैं अच्छा 4C2 गड़बड़ हो जाएगा। 4C2 में क्या 2 ही फिल करने होते हैं, यहाँ पे तो बस 2 एंट्रीज ईच के पास है। एक बार देख लो, वो हटा देना, मतलब ये वो होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट करोगे ना। लेकिन कितने बनाओगे, अरे यार ये तो परमुटेशन का ही फॉर्म, ऐसे ही लिख लो, छोड़ो काउंटिंग मत करो। एक बार 1 आ जाएगा, 2 बार 1 आ सकता है, 3 बार 1 आ सकता है ना। और क्या हो सकता है, कितने हो गए, 5 केस आए। देख लो और कुछ पॉसिबिलिटी है, मतलब ये तो एक बार भी 1 नहीं आएगा, ये एक बार 1 है, या 2 बार 1 है, या 3 बार 1 है, या 4 बार 1 है, यही पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये है तो ट्रेस क्या हो सकता है, 0। अगर ये है तो ट्रेस क्या होगा, 1। अगर ये है, मैं ऑर्डर काउंट नहीं कर रहा हूँ, है ना, विदाउट ऑर्डर दे रहा हूँ, मतलब ऑर्डर मतलब अब मान लो 1 0 0 0 1 0 0, मतलब तो वो क्या ही मतलब है, ट्रेस तो सेम ही आएगा हर केस में। तो हम डिफरेंट सिचुएशन में काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ ट्रेस 2 हो जाएगा, यहाँ ट्रेस 3 हो जाएगा, यहाँ ट्रेस 4 हो जाएगा जी। हाँ हाँ, जी जी जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, एक मैट्रिक्स है, इसने पूछा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ट्रेसेस। तो अगर जीरो मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है इसको, बीच के और भी एग्जांपल, तो जीरो मैट्रिक्स में चारों डायगोनल एंट्री 0 है, इसके चारों डायगोनल एंट्री 1 है, और बाकी बीच के केसेस हैं जो हमने लिखे हैं। तो जो भी होगा आइगन वैल्यू 0 या 1 ही आएगी। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा, इसने कहा है कि then what are the following describe S? S is the set of all x where x is the trace of A and A is 4 cross 4 matrix, A square is equal to A। तो आइगन वैल्यू 0 या 1 होगी, ये है ना। तो 4 बार 0 हो सकता है, 3 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, 1 टाइम 0, नो जीरोस, तो सारे 1 हो सकते हैं। तो उसके लिए आंसर यही आएगा, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। चेक कर लो एक बारी, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में ट्रेस नहीं आ सकता, ट्रेस यहाँ पे 0 या 1 ही आएगा। मतलब आइगन वैल्यू 0 या 1 ही आएगी, ट्रेस उसका सम है ना, तो इसीलिए सी सही है। अगला बताओ नेक्स्ट। 40, A and B are 4 cross 4 real matrices and C is equal to A square plus AB। तो A और B क्या है, 4 क्रॉस 4 की रियल मैट्रिक्स है, C जो है A स्क्वायर प्लस AB है। अगर C नॉन सिंगुलर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करो, आपको समझ आएगा, है ना। जैसे एस लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि पहले अभी CUET एग्जाम हो गया ना, तो पहले क्या होता था, 2 साल पहले से, मतलब अभी 2021-22 में CUET आया है। उससे पहले क्या होता था कि हर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस लेती थी, DU का अलग एंट्रेंस था, SCU का अलग, BHU का अलग, हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग एंट्रेंस था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। अभी वो CUET आ गया, तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब एक साथ CUET करवाते हैं, सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ऐसा कुछ नाम है। तो सबका अब कॉमन होता है, पहले सेपरेट था, तो ये तब का होगा। तो ये सब जो क्वेश्चन हैं ये तब के हैं। तो हाँ 2022 में आई थिंक CUET आया था, 22 और 23 में। जैसे CUET पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली बार CUET में पार्टिसिपेट इस बार किया है 2024 में। 2023 में भी DU नहीं था CUET का पार्ट, DU का अलग एंट्रेंस होता था, DUET होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था। तो अभी है ना, तो इस तरह से अब एक साथ हो रहा है। तो देखो इसने कहा है कि C जो है
अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये ए प्लस बी हो जाएगी। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट लगा दूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब देखो तुम्हें कुछ खुद से सोचना होगा हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे आइडिया है, मैं डिटर्मिनेंट लेके देखता हूँ क्योंकि नॉन सिंगुलर की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि सी नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि सी का डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो है, तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो है। अब ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और दो नंबर का प्रोडक्ट नॉन जीरो है। इसका गारंटी मतलब है कि ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा, एंड और नहीं एंड ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट एक नंबर है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, टू नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, नॉन जीरो है, इसका मतलब दोनों नॉन जीरो होगा, वरना एक भी जीरो हुआ जीरो हो जाएगा। देखो कुछ इससे मिलेगा हमें। फिर ट्रेस की बात, ये आ गया ना, हो गया, सिंगल करेक्ट है तो बस ठीक है। हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर दिया इस पे, तो उससे ये फायदा मिल गया। अब यही ऑप्शन है ना, तो बी जरूरी नहीं है नॉन सिंगुलर होगा, ए गारंटी है नॉन सिंगुलर होगा, इसकी गारंटी है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह से आपको आंसर टिक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बताइए। 48 ए एंड बी बी 2x2 मैट्रिक्स ओवर रियल फील्ड, मतलब फील्ड में समझ आया ना, फील्ड का मतलब है कि एक सेट जिससे कांस्टेंट उठाओगे। तो डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट दोनों का, तो कौन सा करेक्ट है। एक काम करो ना, एक मैट्रिक्स अपने मर्जी से ए बी दो मैट्रिक्स बना लो, ठीक है ना, एलएचएस में पुट करो, आरएचएस में पुट करो, बाकी तीन खुद ही आउट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक ही कोई ट्रू होगा, है ना। तो डिस्कार्ड कर सकते हो, एक तरीका वो है, ये थोड़ा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। चलो मान लो मैं ए बी दोनों को जीरो मैट्रिक्स मान लिया, तो क्या होगा, उस केस में चारों ट्रू आ जाएगा नहीं। अच्छा ए बी दोनों को जीरो ले लेंगे तो, लेकिन एक काम करो, मैं ए बी दोनों को आइडेंटिटी ले लेता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ऑप्शन डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ, तो प्रूव करने के बजाय मैं एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर दूंगा। देखो मैं बोल रहा हूँ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी इज ऑल्सो आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2i, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 0। अब ये एग्जाम्पल देखो कुछ ऑप्शन को आउट कर देगा, चेक करो। तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट ए आपका 1 है, डिटर्मिनेंट बी 1 है, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट 2 आ जाएगा, ठीक, नहीं 2 नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, 2 नहीं आएगा ना, ये 2i है एक्चुअली, तो 2 की पावर 4 कितना है ऑर्डर, सॉरी 2 की पावर 2 4 आ जाएगा ना, चेक करो। 2i का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 2x2 की मैट्रिक्स आई 4 आ जाएगी ना, ओके। और a माइनस बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। अब पुट करके देखो कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है ये बताओ, क्योंकि मुझे ऑप्शन डिस्कार्ड करने हैं। सारे सेटिस्फाई कर लेगा क्या, सारे तो नहीं कहेंगे सेटिस्फाई, देखो कहाँ होगा। अच्छा ए माइनस बी 0 ही हो गया, तो 0 हो गया, फिर तो देखो चेक करो एक बारी, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ से ये है मेरे पास 4 माइनस 0 और ये हो गया 2 माइनस 2, तो ये तो गलत हो गया ना, बी तो गलत हो गया, क्योंकि ये 4 है ये 0 है, 4 माइनस 4 हो गया। यहाँ 2 माइनस 2 0 हो गया, 4 बराबर 0 कैसे हो सकता है, यहाँ से 4 प्लस 0 और फिर से ये, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, ओके है। अभी इसके लिए क्योंकि ये 0 है तो यहाँ से 4 प्लस 0 4 है ना, तो अभी ये ओके है। अब मुझे ऐसा लेना पड़ेगा कि ए माइनस बी नॉन जीरो हो तो काम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एक काम करो, एक नहीं इतना जल्दी कंक्लूजन में क्यों पहुंच जाते हो, एग्जाम्पल कभी सही गारंटी थोड़ी देगा, एग्जाम्पल गलत बता रहा है, सही तो कैसे बता रहा है। एडी दोनों का ही सही हो जाएगा, एक एग्जाम्पल ने सपोर्ट कर दिया सही हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ करोड़ों एग्जाम्पल किसी ऑप्शन को सपोर्ट करेगा ना तब भी वो सही नहीं हो सकता वो गलत हो, एक ने भी अपोज कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये नहीं कि हमने एक एग्जाम्पल बनाया और डायरेक्टली आप कंक्लूजन में पहुंच गए। हाँ तो वो तो ट्राई करेंगे ना, हम किसको गलत करेंगे, हम कहाँ डी को गलत कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल ढूंढना है कि एडी में से कोई एक गलत होगा, मुझे नहीं पता कौन सा सही है, तो आप एक काउंटर एग्जाम्पल बनाओ ना, कोई एक खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से कंक्लूजन में नहीं पहुंचना है, तो एक काम करो कोई और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैं अगर ऐसा करता यहाँ पे कि ए को मैं जीरो मैट्रिक्स ले लूँ और बी को आइडेंटिटी ले लूँ,
देखो इससे क्या आएगा, इसके लिए चेक करो। तो a प्लस बी यहाँ आई हो जाएगा इस वाले एग्जाम्पल में। आपका a प्लस, इस एग्जाम्पल से बात करूंगा तो a प्लस बी इज आइडेंटिटी, a माइनस बी इज माइनस आई, ठीक। तो और यहाँ से तो देखो d गलत हो जाएगा, d यहाँ से आउट हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 1, a माइनस बी का डिटर्मिनेंट भी 1 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस आई है ना, तो स्क्वायर होगा तो 1 हो गया, तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया। a का डिटर्मिनेंट 0 है, b का डिटर्मिनेंट 1 है, तो 2, तो d आउट हो गया, तो a सही हो गया। कोई एक गलत होगा, है ना। अब तुम कोई भी एग्जाम्पल लोगे, एक कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये थ्योरम है। तो अब थ्योरम प्रूव नहीं करेंगे हम एग्जाम में, हमें इसको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो आपको देखना है, आप आधे घंटे में सॉल्व करना चाहते हो उसको, या 10 मिनट में सॉल्व करना, या 1 मिनट में सॉल्व करना चाहते हो। आपके पास एग्जाम में 3 घंटे हैं, टोटल क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं, तो आपको डिसाइड करना है कितने टाइम लगाना चाहते हो। प्रूव करना है, बैठ के करते रहो प्रूफ, ये चीज़ है। तो इनफैक्ट ये थ्योरम है, तो ये प्रूफ भी हो जाएगा। अगर आप प्रूफ लिखना चाहो तो प्रूफ भी आ जाएगा ये, क्योंकि ये हमेशा ट्रू होगा। अब अगर ये ट्रू होता है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है। तो मतलब इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है कि ए बी कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स लोगे ऐसा होगा। तो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग, हमें ये एकेडमिक अप्रोच है ना, अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो प्रूफ के लिए आप आइगन वैल्यू का हेल्प ले सकते हो, कि है ना, या बहुत सारे तरीके हैं, वो उसका हेल्प ले सकते हो आप। एनीवे आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को इसमें? हाँ ठीक है ना, अभी रुक जाइए, अभी फिर इधर उधर नहीं करूंगा मैं, पहले इसमें देखिए, इसका बताइए। दूसरा फोल्डर अगले क्लास में या तो होगा, आज टाइम बच्चा, ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में। क्योंकि ऐसा नहीं अब ये खोलूँ फिर वो खोल के ये ओपन करूँ, ऐसा नहीं होगा। अभी एक खोला है, इसमें जितने लोग हैं अभी आप ये खोल के देख लो, आपको जो डाउट लग रहा है इसमें से पूछो, बाकी लोग भी। तो ये ग्रुप में है ये असाइनमेंट, आप देखो इसमें जो डाउट, एक डिस्कस कर रहा हूँ एक पूरा, ये आप भी करो। कोई एक असाइनमेंट स्टार्ट करो, उसको 100% कंप्लीट करो फर्स्ट से लास्ट तक, फिर दूसरा उठाओ। हर क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन हर टाइम से मत करो, तो कुछ नहीं होगा। एक स्टार्ट करो, उसको फिनिश करो, फिर है ना, सो फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, उसके बाद फिर हम देखेंगे। और एक असाइनमेंट ढंग से कर लोगे, बाकी सब तुम्हें आसान लगने लगेगा। एक पहले असाइनमेंट में ही दिक्कत आएगी, इनिशियली प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी चीज़ शुरुआती में डिफिकल्ट लगता है, जब आप उसमें आगे बढ़ जाते हो आपको बाद में मजा आने लगता है और आसान लगने लगता है ये। चलिए तो अरे क्या है ये, हाँ देखो तो कहाँ पे आए, अगला क्या था इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का डाउट? बताइए। ए कोई n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सी कोई n क्रॉस n नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, x है x11 x12 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स। तो यहाँ जो x है ना, ये ब्लॉक मैट्रिसेस हैं, ये जो x11 x12 x22 x, ये ब्लॉक, ये x का पार्टीशन मैट्रिसेस समझ लो, है ना। तो ए x मैट्रिक्स का पार्टीशन किया गया 4 मैट्रिसेस में, और ये जो 4 मैट्रिसेस हैं ये ब्लॉक मैट्रिसेस हैं x का। तो क्या बोलना चाह रहा है, ईच n क्रॉस n का है, दैट कम्युनिकेट्स विथ 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स B, देन आप क्या बोल सकते हैं? तो देखो इसके लिए फिर से एग्जाम्पल से कर सकते हो, या जनरल भी अगर तुम्हें आसान लगे तो जनरल ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स। तो सोचो, पता क्या है तुम्हें, पता है कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स कम्युनिकेट करता है कि नहीं? अगर 2 डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा, हाँ या ना, है ना। सो जैसे हमने कहा था कि इन जनरल ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं होगा, बट अगर ऐसा है, एक तो रिजल्ट है कि ए बी बी ए में से, ए बी में से कोई भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, मान लो ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एनी बी। और अगर ए बी दोनों डायगोनल है तब भी ए बी और बी ए हमेशा इक्वल होगा, वेरीफाई कर सकते हो, है ना। तो मतलब यहाँ मैं थ्योरम लिखना ये चाह रहा हूँ, ये सब छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है कि इफ ए एंड बी आर diagonal matrix of n cross n, then
ए बी एंड बी ए हमेशा इक्वल होगा। चेक कीजिए, अगर कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक कोई काउंटर एग्जाम्पल होगा क्योंकि ये ट्रू है ना। तो ए बी और बी ए हमेशा इक्वल होगा, है ना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है ये। तो इस लॉजिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि ए एन कन्वर्टिबल है। यहाँ पे जो हमारे पास है ना, ये बी जो है ए सी 0 0 है। अगर ए अब कोई भी मैट्रिक्स हो, है ना, तो यहाँ पे इन जनरल हालांकि होता है, मल्टीप्लाई करोगे ब्लॉक मैट्रिक्स में भी इस तरह के रिजल्ट ट्रू होंगे। तो इसको कम्युनिकेट करने की गारंटी कब मिलेगी? इसने बोला है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, है ना, तो ये तो थ्योरम था। इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ से मुझे गिवन है कि ए कोई एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल है, तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। सी कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो नीलपोटेंट क्या होता है, सी की पावर के इज 0 फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सी की पावर के 0 है फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या बोलना चाह रहा है, एक्स कोई मैट्रिक्स x11 x12 x21 x22, ये 2n क्रॉस 2n, तो ये n क्रॉस n मैट्रिक्स, ये भी n क्रॉस n, ये भी n क्रॉस 1, ये भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है कि ये हमेशा कम्युनिकेट करेगी b के साथ। तो बताओ x1 x2 ये 0 होगा, x1 x11 x22 0 होगा। तो देखो पहली चीज ये है कि इसके डायगोनल्स अगर 0 हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये कम्युनिकेट करेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि A21 और A12 को 0 कर दूं तो ये हमेशा कम्युनिकेट करेगा। मतलब हालांकि यहाँ पे ये वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये AC खुद ब्लॉक मैट्रिक्स है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि जो है इसके डायगोनल्स पे ब्लॉक मैट्रिसेस हैं वो डायगोनल होंगे। तो पार्टीशन जैसे हो रहा था x21 और x12 0 होना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो इसके लिए C को 0 होना पड़ेगा, मतलब C ऑप्शन जो है उसको करेक्ट होना चाहिए, तब ये कम्युनिकेट कर जाएगी। अब मल्टीप्लाई करके भी हम लोग देख सकते हैं। तो अच्छा, इसमें इन्वर्टिबल और नीलपोटेंट भी था नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करूँ, देखो एक दूसरा तरीका है कि हम कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाएं, है ना। एक काम कर सकते हो कि जैसे n की जगह मैं अगर 2 रख देता हूँ, मान लो n की जगह 2 रख दिया, तो n की जगह 2 रख देंगे। अच्छा, c नीलपोटेंट है तो एक पॉइंट के बाद, है ना, x कम्युनिकेट कर रहा b से, इसका क्या मतलब है, एक्स बी इज इक्वल टू बी एक्स, ये मतलब है ना यहाँ पे कि एक्स बी और बी एक्स इक्वल है, यही कहना चाह रहा है। इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको इसके लिए एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, तो वो एक थ्योरम है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका हमने पार्टीशन किया इस तरह से, तो इसका नाम A11 A12 A21 A22 रखा, ठीक है। सो यहाँ पे हाँ हाँ, हम्म हाँ, अच्छा। तो नहीं, हम तो ऐसे सोच रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई जैसे आप एक्स बी और बी एक्स को इक्वल करो, क्या मिलता है, इक्वेस, हम्म
हाँ, जैसे कम्यूट वही वही चीज़ है, तो इससे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे। और बी अगर आपका ब्लॉक मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B22, ये ब्लॉक, ये देखो ये 2n क्रॉस 2n है, ये भी 2n क्रॉस 2n है, और ईच ब्लॉक n क्रॉस n है ना। यहाँ पे ए आई जे एंड बी आई जे जो मैट्रिक्स है आर n क्रॉस n ब्लॉक्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। मतलब A11 A12 A21 A22 ये 2n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। B11 B22 B11 B12 B21 B22 ये हैं। तो अगर आप यहाँ A इंटू बी निकालेंगे ना, तो इसका बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लीकेशन होगा जैसे आप नॉर्मल मैट्रिसेस में करते हैं। ये एलिमेंट्स नंबर्स नहीं है, एलिमेंट्स भी मैट्रिसेस हैं n क्रॉस n की, तो इसका मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप नॉर्मल करते हैं स्क्वायर में। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो आ जाएगा A11 B11 प्लस A12 B21, ये पहला एलिमेंट। फिर इसको आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो A11 B12, फिर आ जाएगा A12 B22। वैसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो A21 B11, फिर A22 B21, और यहाँ से ऐसे ही आ जाएगा A21 B12, ठीक है, एंड प्लस A22 B22। तो इस लॉजिक से क्या होगा, मैं वो थ्योरम यूज कर रहा हूँ, अगर दोनों डायगोनल हो जाए ना तो इजीली इक्वल हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये वाला डायगोनल हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो इजीली कम्युनिकेट करेगा, ये मैं सोच रहा हूँ। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि आप x इंटू बी निकालो, b इंटू एक्स निकालो। कैसे निकालोगे, जैसे ये निकाला हमने, हाउ डू आई मल्टीप्लाई दिस, जैसे हमने इस दो ब्लॉक मैट्रिक्स को, ये ब्लॉक मैट्रिक्स ए इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स, जैसे 4 ब्लॉक है, या पार्टीशन मैट्रिक्स है, बी इज अ पार्टीशन मैट्रिक्स हैविंग 4 पार्टीशंस, ठीक है ना। तो ईच पार्टीशन ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा ब्लॉक, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हमने। तो इस तरह से है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो सेम करो और इक्वेट करो, आ जाएगा, यही आ जाएगा इक्वेशन सॉल्व करके। और दूसरा तरीका मैंने ऐसा सोचा है कि अगर डायगोनल हो जाए तो ये अगर 0 और 0 हो जाए तो इजीली दोनों कम्यूट करेगा, वो आप मल्टीप्लाई कर देखो, इजीली कम्यूट करेगा। तो ये मैंने सोचा, इसलिए मैंने कहा कि 8 1 2 और 2 1 0 हो जाए। तो एक तो ये लॉजिक मैं लगा सकता हूँ, दूसरा अगर नहीं तो हम लोग ये सोच सकते हैं, इस तरीके से करो, इक्वेट करो, आ जाएगा, यही आएगा जो आप कह रहे हो ना। जी जी जी, रेस्पेक्टिवली, मतलब रेस्पेक्टिवली, क्योंकि ए आई जे ब्लॉक ए का है ना, तो ये है रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, है ना। तो यहाँ पे आई क्या हो सकता है 1 2, जे क्या हो सकता है 1 2, ये ना। तो A11 A12 A21 A22 जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है भाई, इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। तुम्हें ए बी और एक्स बी और बी एक्स को इक्वेट करो, हो जाएगा। अदरवाइज एक्स को डायगोनल बना दो तब भी हो जाएगा, ये चीज़ है। तो ऑप्शंस तो वैसे मुझे दिख रहा है ना कि अगर एक्स डायगोनल हो गया तो इजिली काम हो जाएगा मेरा। तो डायगोनल ए को होने के लिए एक ही ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है ना, जस्ट एक ही ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है कि जो ए को डायगोनल बना देगा, मतलब ब्लॉक मैट्रिक्स डायगोनल हो जाएगा। तो जो ये दोनों ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक को हमने 0 कर दिया, तो ये इजीली कम्यूट करेगा। फिर आप चेक करके देखो, है ना, हो जाएगा, ये चेक करो इसको एक बार, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, इससे आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए। अगर इसमें डाउट नहीं है, अगर इतना ही किए हो तो पहले इसको सॉल्व कर दो, फिर अगले क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हम दूसरा असाइनमेंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको अभी क्लोज कर दूंगा तो आज फिर ओपन नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है इसमें तो आप क्वेश्चन नंबर बताओ, अभी डिस्कस करते हैं, नहीं तो फिर दूसरा असाइनमेंट ओपन कर। अच्छा, ओके। एम इंटू एम ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी, ये तो वो हो गया ना। हाँ 50, ठीक है, हाँ। कैली हैमिल्टन थ्योरम कल किया था मैंने क्वेश्चन इस पे सॉल्व। कल जो 2023 वाला एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसका लास्ट ऑप्शन था ना क्यू की पावर 3 वाला, कैसे किया था हमने, कल की क्लास में हमने सॉल्व किया था। हाँ
यस, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो। हाँ, क्या आएगी? अरे भाई, जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे 3 × 3 की है तो कुछ ऐसा आएगा, लैम्डा क्यूब प्लस, मान लो अभी के लिए ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी बराबर 0। मान लो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई तो कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को? लैम्बडा, अबे यार, सो कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आ गया, यहाँ कांस्टेंट है, आई लगाया। अब बताओ इस इक्वेशन को अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स नहीं आ जाएगी? ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो ए इनवर्स इंटू ए क्यू ए स्क्वायर आ जाएगा, ए इंटू ए आ जाएगा, बी इंटू आई आ जाएगा, सी इंटू ए इनवर्स आ जाएगा बराबर 0। मैं दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ए इनवर्स नहीं निकल आएगा, बस 1/c इंटू, इधर बुला लो, कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाओ, यहाँ से आ जाएगी, आ गया आंसर। तो दिस इज आंसर। तो पहले अब ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को 0 पुट करो, ये आ जाएगा। तो अगर ये चाहिए, ये कैसे आया? तो आएगा डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0, तो ये आ जाएगा। उसके बाद तो ये मैंने तुम्हें प्रोसेस बता दिया क्या है जनरल, बाकी तुम उस मैट्रिक्स के लिए कर लो। तुमने क्लास में भी कराए थे क्वेश्चन, हो गया क्या? हाँ, करते 8 बजे खत्म करते ना, हाँ वही गया 10 मिनट तो, ठीक है ना? और पूछना इसमें कुछ किसी को? हाँ बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। मल्टीपल सेलेक्ट में 4, अच्छा। तो है ना, सेक्शन ए था वो, सेक्शन ए में टोटल 55 क्वेश्चन था। अब सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है, सेक्शन बी में 4 नंबर कह रहा है कि ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसका रियल कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं। ए नॉन सिंगुलर है इफ एंड ओनली इफ। तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगी, है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगी ना। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगी, तो फॉर ऑल n क्रॉस p मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। देखो सिंपल चीज है, मैंने क्लास में भी थ्योरम लिखाया था कि ए तो नॉन सिंगुलर है, ए n क्रॉस n है, तो ए का रैंक क्या होगा? n, तो ये b के रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये ट्रू होगा, ए ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है ना। ए अगर नॉन सिंगुलर है, ए का फुल रैंक है, तो वो ए बी का रैंक वही होगा जो बी का रैंक होगा। ये थ्योरम क्लास में लिखाया है, ये थ्योरम ही है, पहला ऑप्शन। दूसरा, ए हैज लेफ्ट इनवर्स, ए नॉन सिंगुलर है तो ए का इनवर्स होगा, लेफ्ट इनवर्स भी होगा, राइट इनवर्स होगा। आपको लग रहा होगा लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स क्या होता है? तो लेफ्ट इनवर्स का मतलब है ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई जब लिखते हैं ना, तो यहाँ बोल रहा हूँ ए इनवर्स जो है लेफ्ट इनवर्स समझ लो, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो समझो राइट इनवर्स है। तो अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई, या ऐसे याद है तुम्हें कि ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो ये जो बी है ये राइट इनवर्स यहाँ बोलेंगे, यहाँ बी लेफ्ट इनवर्स है, तो दोनों एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका लेफ्ट और राइट दोनों इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे ही हो गया जैसे कॉन्टिन्यूटी में करते हो तुम, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तुम्हें बोल दिया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होगी, है ना। तो अगर ऐसा बोलेगा तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, यस, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, यस, इनफैक्ट तीनों इक्वल है, सेम यहाँ पे भी है। सो लेफ्ट इनवर्स, राइट इनवर्स और इनवर्स तीनों सेम होंगे। ट्रेस ए 0 होगा, बताओ ट्रेस क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ कह रहा है, यहाँ क्या है? इफ एंड ओनली इफ है। अच्छा एक मिनट, इफ एंड ओनली इफ कह दिया ना, तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर अरे ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, n क्रॉस n है, तो ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट इनवर्स हो राइट इनवर्स ना हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो ट्रेस ए 0 है तो इसकी गारंटी नहीं है। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, ट्रेस ए 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं ना।
तो अगर नॉन सिंगुलर तो ये सी के ट्रू होने की कोई गारंटी नहीं है। रो रैंक ऑफ ए इज एन, तो इनफैक्ट नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो रो रैंक भी एन होगा, कॉलम रैंक भी एन होगा, रैंक भी एन होगा। सो अभी मेरे हिसाब से आंसर ए, बी और डी होने चाहिए। क्या दे रखा है? ए नहीं दे रखा है, कह रहा है हाँ, तो ये तो ओके होना चाहिए। कोई काउंटर एग्जांपल इसके लिए देखना पड़ेगा। कह रहा है फॉर ऑल एन क्रॉस पी मैट्रिक्स बी रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ बी होगा। आई थिंक ट्रू होगा ये, ए भी ट्रू, क्योंकि थ्योरम है ना, क्योंकि ए तो फुल रैंक मैट्रिक्स है ना, तो ए फुल रैंक है, तो ए बी का रैंक इफेक्ट नहीं करेगा बी को, ठीक है ना। सो ओके है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये सब असाइनमेंट हमने ही बनाए, अभी नहीं, ये जब मैं कहीं काम करता दूसरे कोचिंग में उसका मटेरियल एक्चुअली, जब 2016-17 में मैं जॉब करता था तो वहाँ का है, बस हमने लोगो अपना लगवा लिया और कुछ नहीं है। तो ये सब का आंसर कि हमने ही बनाया हुआ है जब हम वहाँ जॉब करते थे, तो कई बार उस समय हो सकता है इतनी जानकारी नहीं थी कि हमने गलत लगा दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए ऐसा है, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन ए नॉन सिंगुलर है ना, तो ए नॉन सिंगुलर मतलब ए का रैंक एन है, ठीक है ना, तो ए का रैंक तो फुल रैंक है, तो ये ए बी का रैंक हमेशा वही रैंक होगा जो बी का होगा। आप चेक करो कोई एग्जांपल लेके। हाँ, थ्योरम में कम हो सकता है, लेकिन रैंक ऑफ ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू रैंक ए रैंक बी, और रैंक बी कितना है, रैंक ए कितना है, एन है ना यहाँ पे। तो ये आप थ्योरम ठीक है, लेकिन ये थ्योरम यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा आपको, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि वो थ्योरम से आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ए रैंक बी है। तो यहाँ पे होगा क्या, बी का रैंक इक्वल होगा। आप मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो आपको लगता है ये गलत है, तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। काउंटर एग्जाम्पल क्या होगा, आप एक ऐसा मैट्रिक्स बी ढूंढो जिसमें ए इंटू बी का रैंक और बी का रैंक डिफरेंट हो जाए, जहां ए ऐसा लो कि ए का रैंक, मान लो ए 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ए का रैंक 3 हो जाए, जैसे मान लो 3x3 ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। ये थ्योर ये ट्रू आएगा हमेशा, आप चेक करो। ये गलत आंसर लगा रखा है, ऐसा नहीं होगा कि ये गलत नहीं होगा, ए बी डी तीनों सही होगा। हाँ जाता हूँ, अच्छा बंद हो जाए, हाँ इसको स्टॉप करते हैं, तो ठीक है भाई। अभी थोड़ा मुझे ना अभी कहीं जाना है थोड़ी देर के लिए, तो मैं अभी ये स्टॉप करता हूँ आज थोड़ा जल्दी। तो बाकी आप लोगों का होमवर्क ये, अच्छा अभी बताइए अमित, अब क्या कह रहे थे, कौन सा असाइनमेंट खोलना है इसमें, और किसी को बचा है कुछ असाइनमेंट में? नहीं नहीं, इसमें क्या है भाई, इसमें अब वापस नहीं जाऊंगा, तुम लेट हो गए, अगले क्लास में पूछना, ठीक है ना। तो यहाँ से दूसरा क्या है भाई, अमित बताओ आप क्या पूछ रहे थे? कौन सा लीनियर अलजेब्रा है, देखो ध्यान से बताओ, इसमें लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारे लीनियर अलजेब्रा है, अब कौन सा? ये सब लीनियर अलजेब्रा ही है। पूरा नाम पढ़ो आप, पूरा पहला या दूसरा? हम्म, ये तुमने क्लास में कराए थे, एक काम करो ना आप, मतलब एकदम डिस्कस किया था, एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज है ना, इसका रैंक 1 होगा, ये तो गारंटी है, डी सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ए कोई नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है, तो एक काम करो, अभी आपके लिए मैं एक हिंट देता हूँ जस्ट, इसने कहा है ना, सो एक्स है एन क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर, एन आप 2 ले लो अभी के लिए, ठीक है, और एक्स मान लो आप 1 1 है अभी के लिए, तो एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक्स एक्स ट्रांसपोज निकाल लोगे और एक्स ट्रांसपोज एक्स निकाल लोगे, तो निकाल के पुट कर दो, बाकी चेक कर लो, तो मैट्रिक्स यहाँ से आप निकाल लो और पुट कर लो चारों ऑप्शन को, एग्जाम्पल से करो। तो एन मैंने 2 फिक्स किया, आप चाहो तो एन 3 भी ले सकते हो, तो एग्जाम्पल्स लेके बाकी ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर लो, तो एक ही फॉल्स होगा, तो देखो कोई ना कोई फॉल्स आ जाएगा। जो फॉल्स होगा, इसमें बोला है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इन चार में से एक ही स्टेटमेंट फॉल्स आएगा, तो एग्जाम्पल लिया आपने, कोई एक होगा जो फॉल्स आ जाएगा। जी यस, यस ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, हाँ
ये आई थिंक बी वाला गलत हो सकता है ना, रैंक भी इसका 1 ही आएगा, पी का रैंक भी 1 आएगा हमेशा, चेक कीजिए। तो इसमें ए सी डी ट्रू स्टेटमेंट, ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एक्चुअली, उसमें सिलेबस ना लिखा नहीं, तो ये आइडेम्पोर्टेंट होगा। ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज लोगे तो एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या आ जाएगा, है ना, तो एक्स इंटू एक्स ट्रांस सेम ही आ जाएगा। हाँ ये तो नंबर है, ये डिनोमिनेटर 1x1 मैट्रिक्स है, वो एक नंबर है, उसको तुम नंबर हटा सकते हो। तो ये सिमेट्रिक भी होगा, आइडेम्पोर्टेंट भी होगा, और इसका रैंक भी 1 होगा। तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में ए सी डी ट्रू है, बी ऑप्शन रॉन्ग है। आप एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर लो। और अभी मैं आज यहीं स्टॉप करता हूँ, थोड़ा मुझे आना भी 8:30 में दूसरा बैच क्लास स्टार्ट होगी। बाकी लोग जितने असाइनमेंट्स भेजे हैं आप उसको सॉल्व करो, जो डाउट जिनका रह गया है अभी रात को 11 से 12 डाउट क्लास होगी, उसमें आज पूछ सकते हो, नहीं तो कल, अच्छा कल फिर मुझे बाहर जाना है, कल क्लास होगी नहीं शायद, हाँ कल, हाँ कल क्लास नहीं हो पाएगी। तो अभी मैं सैटरडे संडे को डाउट क्लास दिन में भी रख दूंगा अगर तुम चाहो तो, या शाम को जो सैटरडे संडे क्लास होगी बैच टाइम में, संडे को इस बार क्लास होगी बैच टाइम में ही, तो जो कल वाली क्लास है वो संडे शिफ्ट हो जाएगी। तो तब तक मैं ये कह रहा हूँ कि सारे असाइनमेंट सॉल्व करो जो ग्रुप में मैंने भेजे हैं, डाउट टिक करके रखो या लिख के रखो, इसमें ये है, मैं इस बीच क्लास जब भी होगी रात को 11 से 12 पूछ लो आज, या कल क्लास नहीं हो, कल छुट्टी होगी, परसों जब क्लास होगी तो परसों आप डाउट डिस्कस कर सकते हो, या संडे को डिस्कस करते हो, सैटरडे संडे डाउट क्लास रहेगा, वो फुल्ली मंडे से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो अभी संडे भी मैं डाउट क्लास रखूंगा आप लोगों के लिए, और सैटरडे भी रहेगा, आज भी 11 से 12 है, तो जो डाउट्स हैं एग्जैक्ट कलेक्ट करके ज्वाइन करो। अभी मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, बाकी सारे असाइनमेंट कंप्लीट करो जितने पॉसिबल है, एक स्टेप में उठाओ पूरा उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरा उठाओ कंप्लीट करो, ऐसे करके। चलिए अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।